खराटे किसी के लिए मजाक, किसी के लिए रात भर की सजा, लेकिन अब ये सिर्फ नींद बिगाड़ने वाली आवाज नहीं रह गई है। अब ये शरीर के अंदर चल रही गंभीर बीमारी की चेतावनी है, क्योंकि अब मसला केवल नींद टूटने का नहीं है, मामला है दिल और फेफड़ों पर पड़ते हुए उस दबाव का जो धीरे धीरे शरीर को अंदर से कमजोर कर रहा है। दरअसल जब कोई खराटे लेता है तो कई बार नींद के दौरान सांस बार बार रुकती है, जिसे ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कहा जाता है। इससे शरीर में ऑक्सीजन का लेवल गिरता है, फेफड़ों की धमनियों पर दबाव बढ़ने लगता है। और लेटेस्ट रिसर्च के मुताबिक खराटे लेने वाले करीब 72% मरीजों में पल्मोनरी हाइपरटेंशन पाया गया है। ईशा, ये हाइपरटेंशन हार्ट फेलियर और स्ट्रोक का खतरा कई गुना बढ़ा देता है, क्योंकि लंबे समय तक ऐसा होने से फेफड़ों की कैपेसिटी घटती है और सीओपीडी जैसी गंभीर बीमारियों का जोखिम बढ़ जाता है। डरने वाली बात यह है कि देश में तकरीबन 11 करोड़ लोगों को स्लीप एपनिया है और ज्यादातर लोग इसे मामूली खराटे समझकर नजरअंदाज कर रहे हैं। दरअसल जब सांस बार बार रुकती है तो दिल को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, हार्ट के मसल्स पर लगातार दबाव पड़ता है, जो दिन में थकान, सिरदर्द और सांस फूलने की वजह बन जाती है। और ऊपर से मौसम भी बदल रहा है। इस मौसम में धूल, पोलन और प्रदूषण तेजी से बढ़ते हैं, जिससे एलर्जी, ब्रोंकाइटिस और अस्थमा के मामले ज्यादा सामने आते हैं। मतलब अगर किसी को पहले से खर्राटे और सांस की परेशानी है तो ये सीजन चेंज उसे और सीरियस बना सकता है, तो सतर्क हो जाइए। तो अगली बार जब आपको खर्राटों की आवाज सुनाई दे तो उसे मजाक समझकर नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि ये वो चेतावनी है जो बता रही है कि फेफड़ों को अब बहुत केयर की जरूरत है। और ये केयर करनी कैसे है, ये बताने के लिए योग गुरु स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी। देखो, फेफड़ों के लिए सबसे बेस्ट है प्राणायाम। उसके लिए एक है धूम चिकित्सा। हम त्रिकुटा, मुलैठी, हल्दी, कपूर और इसका धूम भी देते, धूम नस्से, जल नीति, सूत्र नीति भी कराते हैं जो बच्चे कर रहे हैं यहाँ पर, नस्से भी कराते हैं जो यहाँ पर दाहिनी ओर आप देख रहे हैं। तो जलनेति, सूत्रनेति, नस्य, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये प्राणायाम, और साथ में ही अणु तेल। अणु तेल तो बहुत ही ज़बरदस्त है। अणु तेल, षडबिंदु तेल, और बहुत ज़्यादा जिनको खर्राटे आते हैं उनको ज्योतिष्मती डाल, ज्योतिष्मती या बादाम रोगन, या फिर घर का सरसों का तेल। फिर दो इधर हमारी बेटी प्रियंका जो है, ये अच्छे से इनको स्टीम मिल जाए, इसके लिए इनके ऊपर तौलिया ढक कर के इनको स्टीम दे रहे हैं। वैसे इन्होंने 7 दिन में 7 किलो वेट भी कम किया है। और भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये प्राणायामों के साथ साथ सबसे अच्छा रहता है। चलो सभी एक बार खड़े हो जाओ। हमारे नॉर्वे से आए हुए हैं हमारे वशिष्ठ जी, और इंसुलिन छूट गया, लो इंसुलिन बंद, बीपी की भी दवा बंद, और 71 की उम्र में सब रोगों को पराजित कर दिया। बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस। ये जो खर्राटा है ये भी एक कफजन्य बीमारी है। खाली पेट, ब्रोंकोम खाने के बाद श्वासारी, त्रिकुटा भी शहद के साथ ले लें, या सीतोपलादी जो हमारे यहाँ परंपरा से प्रयोग होता आया है। हमने एक श्वासारी पाउडर भी बनाया, श्वासारी क्वाथ भी बनाया, और इसमें एक तो ये 2 अभ्यास सुबह दौड़ने से, और 5 बादाम, 5 काली मिर्च यदि सुबह सुबह खाली पेट खा लें तो जिनको भी नाक बंद रहता है ना, उनके नाक खुल जाते हैं। चलो आज स्वामी जी सबके नाक खोलेंगे, सबके गले साफ करेंगे, सबके फेफड़ों की सफाई करेंगे और दिल पर पड़ रहा बोझ भी हम हल्का करेंगे। स्वामी जी, आए दिन ऐसी रिसर्च आती हैं जो अलर्ट करती हैं कि खर्राटे, जिन्हें लोग बड़ा मामूली समझते हैं, वो फेफड़े और दिल को कमजोर करने वाली परेशानी है। खर्राटों पर हम आएंगे, लेकिन स्वामी जी, क्योंकि आपने दिल और फेफड़ों को मजबूत बनवाने के लिए पावर योग सेशन की शुरुआत कर ही दी है, तो स्वामी जी ये भी साथ साथ आप समझाते चले, नाक से खर्राटे आ रहे हैं, मुंह से खर्राटे आ रहे हैं, ये दिल के लिए कैसे बोझ बन रहे हैं? तो ये दरअसल है क्या,
सुबह एक बार जॉगिंग कर लिया, थोड़ा ताड़ासन तिर्यक ताड़ासन कर लिया, कटचक्रासन कर लिया, ऐसे त्रिकोणासन, कोणासन, पाद हस्तासन, सूर्य नमस्कार या पावर योग में भुजंग आसन, ये इसके लिए अप्रतिम है। दरअसल ये जो कफ है ना, श्लेष्मा, ये केवल और केवल फेफड़ों पर ही असर नहीं डालता, यह केवल गले पर ही असर नहीं डालता, नाक पर ही असर नहीं डालता। जब ये बढ़ जाता है श्लेष्मा, उसी से खर्राटे आते हैं। तो कई बार मोटे व्यक्ति को भी खर्राटे, तो मोटे को तो आने की 99% संभावना है ही। हाँ, चलो आगे पीछे। बाकी पतले व्यक्ति को भी, जिनको कफ रहता है, वो अच्छे खर्राटे मारते हैं। हमारे एक मित्र थे पूज्य स्वामी मुक्तानंद जी, पतले थे लेकिन खर्राटे अच्छे मारते थे। कफ की प्रकृति थी, तो कफ की प्रकृति वाले अच्छे खर्राटे मारते हैं। तो इसके लिए मैंने त्रिकुटा बताया, पंचकोल, पीपल, पीपला मूल, चित्रक, चव्वे, सोठ, इसका काढ़ा बना करके स्वासारी के पास रेडीमेड भी हम देते हैं। ये या पंचकोल का काढ़ा भी रेडीमेड देते हैं। त्रिकुटा, सूट, पीपल, काली मिर्च, उसमें थोड़ा बहेड़ा और अभ्रक भस्म। त्रिकुटा मान लीजिए 20 ग्राम, तो इसमें 5 से 10 ग्राम अभ्रक भस्म और 2, 3, 5 ग्राम तक यदि स्वर्ण वसंत मालती मिला दिया तो कितने भयंकर खर्राटे हो, शहद से चटा देते, दूर हो जाते। जो है चल उल्टे लेटो, भुजंग आसन करवा देते हैं, इससे भी खर्राटे दूर हो जाते हैं। खर्राटे वालों को नशे कराते हैं, जैसे बताया अणु तेल, षडबिंदु तेल, बादाम रोगन या ज्योतिषमती से। जल नीति, सूत्र नीति भी करवाते हैं। और ये भी बताया कि उसमें भुजंग आसन ऐसे 100 बार करो, धीरे धीरे करके ये टाइमिंग बढ़ता चला जाएगा जो ऐसे करते हैं। अब ये जो श्लेष्मा है, इसका गले पर, फेफड़ों पर, नाक पर, और फिर यही इन्फ्लेमेशन, ये जो इन्फ्लेमेशन है ये गले में इकट्ठा हो जाता है। इसलिए कहते हैं एक बार सुबह शंख बजाओ, ऐसे लंबा शंख बजाने से। और जिनको ज़्यादा ही कफ कोल्ड रहता है ना, तो हल्दी या अदरक की गांठ ले लें, उसको ऐसे चूस लें। अब हमने तो ये अदरक को कैंडी बना दिया है, तो कोई भी चूस सकता है इसको। तो ऐसे ये, और जो पूरा कर सके उनको ऐसे करवा देते हैं ये पूरा, क्यों? और जो थोड़ा मजबूत है उनको तो ऐसे और करवा देते हैं, ये लो ऐसे। तो ये जो श्लेष्मा है, इसका असर हार्ट में होता है, इसी को इन्फ्लेमेशन कहते हैं। इससे हार्ट में ब्लॉकेज आते हैं, इससे हार्ट इनलार्ज भी होता है, इससे इजेक्शन फ्रैक्शन भी कम हो जाता है। हार्ट में ब्लॉकेज आ जाते हैं तो फिर उनको मुलेठी के साथ जो 5 चीजें हम बताते हैं ना, हल्दी, अदरक, तुलसी, वासा, पान के पत्ते, ये 5 चीजें तो सबको मिल जाती है। हल्दी, अदरक, तुलसी, वासा, पान पत्र, इनका रस और उसमें थोड़ा मुलेठी का काढ़ा बना करके वो डाल दिया, और ये फिर उसमें थोड़ा प्रयोग, इसका भी हमने देखा, बबूल का गरारा या एलोवेरा, 100 ग्राम एलोवेरा, उसके अंदर 20 ग्राम हल्दी, 20 ग्राम अमरूद के पत्ते, उनको यदि सबको उबाल करके फिर उसका गरारा करा देते, इससे भी खर्राटे भी दूर हो जाते हैं। ये अभ्यास भी करो। चलो अच्छा स्वामी जी, सर्वांगासन, हलासन भी कराएंगे। ये तो हम जानते हार्ट हैं। के लिए फिर अर्जुन की छाल, दालचीनी और पिला देते हैं। जी जी। खाली पेट कार्डियोकिट खाने के बाद हृदयामृत दे देते हैं। तो कितने भयंकर हार्ट की प्रॉब्लम हो, तो फिर उनको कभी भी चलते चलते सांसें नहीं रुकेंगी, जिंदगी की रफ्तार नहीं थमेगी, और जिंदगी के लिए ये मौत का जो सबब है जी, खर्राटा, ये उस भयंकर समस्या से बच जाएंगे मेरी बहन। स्वामी जी, नॉर्मल खर्राटे गंभीर स्लीप डिसऑर्डर या कार्डियो पल्मोनरी समस्या का भी एक इशारा है, ये हम शुरुआत से कह रहे हैं।
लेकिन क्या इसे समझने में कहीं कोई देरी हो जाती है? क्या ये खर्राटा एक चेतावनी भर है? इसे कैसे समझे? क्योंकि हो सकता है किसी को सर्दी जुकाम हो रहा है, नाक बंद है इसलिए खर्राटे हैं, लेकिन ये भी हो सकता है किसी को खर्राटे इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उसके हार्ट पर बहुत दबाव पड़ रहा है। तो कैसे समझें कि ये दिल पर पड़ रहे दबाव का इशारा है या ये जो सर्दी जुकाम सीजनल बीमारियां हैं उसका इशारा है? सीजनल बीमारियों से भी खर्राटे आते हैं, लेकिन जब बिना मौसम चेंज के भी दौड़ने में या सीढ़ियाँ चढ़ने में सांस फूलने लगे, अचानक घबराहट होती है, दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं और ज़्यादा थोड़ा बहुत तो श्वास यदि दौड़ने का अभ्यास नहीं तो सभी का फूलता। जैसे हमारा तो सांस इसलिए नहीं फूलता क्योंकि हम तो रोज़ रनिंग करते हैं। अब देखो सुबह सुबह एक बार कोई रनिंग कर लेना तो ये सांस फूलने वाली दिक्कत, ये हार्ट की दिक्कत, ये खर्राटे पर्राटे ये सब ऐसे ही दूर रहते हैं। इसलिए एक दो अच्छी आदतें डाल लें। सुबह उठ करके तेज़ी से चलना, और भाई देखो मैं तो चलने का नहीं, मैं तो दौड़ने का समर्थक हूँ, रनिंग का। तो चल अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन भी करो। मोटे लोगों को खर्राटे बहुत आते हैं। गोधन अर्क लो और उसके साथ वेट गो ले लो और खाने के बाद में 2 हरबटी ले लो और लौकी का सूप पी लो। लौकी का जूस थोड़ा ठंडा होता है, या पेठी का सूप पी लो और थोड़े दिन के लिए डेयरी प्रोडक्ट बंद कर दो और गेहूं चावल भी थोड़ा बंद कर दो तो अच्छा है। मिलेट्स का इस्तेमाल करो और वह भी एक बार आहार लो। शाम को 7 बजे के बाद खाना मत खाओ। ये प्रयोग मैंने जिन लोगों को बताया वो संख्या हजारों में नहीं लाखों करोड़ों में हो गई है कि लोग अब 7 बजे के बाद खाना नहीं खाते। मैं पिछले दिनों कुरुक्षेत्र में गया तो वहाँ के एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति, पूर्व मंत्री भी हैं, सुधा जी, सुभाष सुधा जी, बोले स्वामी जी 16 किलो वेट कम हो गया, बस 6:30 बजे के बाद हमारे घर का चूल्हा नहीं जलता है और दोपहर का भोजन 12 बजे के आसपास 10 से 12 के बीच में सब खा लेते हैं। शाम को 6:30 तक सब खाना खा लेते हैं। 7 बजे के बाद किसी के मुंह में एक दाना भी नहीं जाता, उसी से वेट कम हो गया है। प्रियंका का तो मैंने बताया था अभी, ये तो बिटिया 7 दिनों में 7 किलो वजन कम कर लिया। फिर एक बिटिया और है यहाँ पर, बोले बाबा जी पूरे शरीर में वाटर टेंशन था, आपने बताया निर्जला उपवास करो, तो ये ओबेसिटी के कारण से भी खर्राटे आते हैं। तो ओबेसिटी के लिए अश्वगंधा के पत्ते और ये फलोपवास, जलोपवास, रसोपवास, निर्जला उपवास, मेदहर, वेट गो और गोधन अर्क का प्रयोग तो ओबेसिटी के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, पायस फिशर फिस्टुला के लिए, कैंसर के लिए, स्किन प्रॉब्लम में उसको कायाकल्प और नीम के साथ दे देते हैं। और सिस्ट में एक बहन यहीं पर बैठी हुई है, उन्होंने अपनी सिस्ट अच्छी कर ली है। लो तो ये 3 अभ्यास और लेट करके और 2 अभ्यास बैठ करके। देवीलाल जी ने तो यूरिनरी ब्लड का कैंसर, आदित्य नारायण जी ने हार्ट का ब्लॉकेज। अच्छा स्वामी जी, वो छाती में गांठ किसको थी? मैं कह रही हूँ दर्शकों की भारी डिमांड पर अब पसीना बहाने का वक्त आ गया है। छाती की गांठ देना बेटा। तो हम जरा अब दंड करना शुरू करेंगे और उससे पहले एक और सवाल आपके सामने में रख देती हूँ। स्वामी जी, सीजनल एलर्जी और स्लीप एपनिया दोनों यदि अगर साथ हो किसी के शरीर में ये दोनों परेशानी एक साथ चल रही हो तो इलाज और लाइफस्टाइल मैनेजमेंट का सही क्रम क्या होना चाहिए? किस तरीके का सोना उठना खान पान होना चाहिए? और जो आप कहते हैं कि एलोपैथिक दवाइयों के ऊपर निर्भर नहीं होना है, आयुर्वेदिक उपाय अपनाने हैं, तो फिर वो क्या करना चाहिए? और योगाभ्यास तो बस अब पसीना बहाना शुरू करते हैं। जो चलिए तो देखो, सिंथेटिक दवाओं का बहिष्कार। हमारे अंकित बालक है, खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और देखो ये और ये, अब ये 2 तो सबके लिए जरूरी है, सिद्धकोणासन, चक्रासन, अर्धरासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। और फिर देखो जो दंड बैठक कर पाएंगे उनसे तो पूरा करा देंगे, बाकी कम से कम 5-7 अभ्यास तो हम रोज करा देते हैं जिससे कि पूरा शरीर ऊर्जा से आप्लावित हो जाए।
तो जिनसे अधिक नहीं हो पाता इतना, और फिर जो अधिक नहीं कर पाते हैं तो बटरफ्लाई और स्कंध संचारण तो सबसे करा देते हैं। रही बात देखो, चाहे वो सीजनल बीमारियां हैं, चाहे वो लाइफस्टाइल डिजीज हैं, चाहे वो जेनेटिक डिजीज हैं, चाहे बैक्टीरियल वायरल फंगल डिजीज हैं, किसी भी कारण से रोग तभी आते हैं जब हम योग विमुख हो जाते हैं। विमुख राम सुख पावन कोई, विमुख योग सुख, विमुख वेद सुख पावन कोई। सुख, स्वास्थ्य, समृद्धि, शांति, सफलता, विजय, प्रसन्नता, आनंद जीवन में चाहिए तो फिर एक बार तो पूरे उत्साह के साथ अब देखो ऐसे करना पड़ेगा। और ये जो सिंथेटिक दवाएं, देखो तुम अभ्यास करके ऐसे करो, ऐसे 10-20 बार करो, फिर ये 10-20 बार करो, और जो कर सके हमारे साथ। एक तो ये है ऐसे पूरे शरीर को करने के लिए थोड़ा प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। हमने आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना शुरू किया। हमारी गाड़ी में ब्रेक लग गया। हमारा सिलेबस अचानक से आपने कठिन कर दिया। तो अब ये करो, ये है, इसको बोलते हैं हनुमान दंड। ये ऐसे होले होले, और फिर जिनको तेजी से करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्वामी जी आज ये करके देख ही लेते हैं। थोड़ा इतना जोर से होगा, देखो ईशा जो करो करो। आइए अच्छा, मैं डाले योग में पार्श्वदंड ऐसे, फिर धीरे धीरे चक्र दंड भी हो जाएगा, वृश्चिक दंड भी हो जाएगा। ऐसे शरीर को जितना साधेंगे सध जाएगा। और ऐसे ये, और पलट दंड भी धीरे धीरे। कई दिन हो गए थे, आपने याद दिला दी तो हमने भी सोचा कहीं हम ही ना भूल जाए, इसलिए खुद ही कर लेते हैं। बस मीनाक्षी बस। जरूरी है कि कितनी बार करना है? 100 बार। कितनी बार? 100 बार। चलो करो ऐसे। कुछ तो 100 बार बोल तो रहे कम से कम, कुछ तो बोल भी नहीं रहे कि करना ना पड़ जाए। ये तो हो जाएगा। और अब तो सूरज की धूप आ गई है। सूरज की धूप में करोगे तो सूर्य की भांति तेजस्वी भी रहोगे। विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, कोलेजन, किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। सामान्य आहार लिया और सूर्य उपासना की तो सारे न्यूट्रिशंस और माइक्रो न्यूट्रिशंस भी मिल जाते हैं अपने आप शरीर को। स्वामी जी, सूर्य की किरणों ऊष्मा से हम तेजस्वी हो जाते। जी मेरी बहन। स्वामी जी, अगर कोई हेल्दी लाइफस्टाइल चाहता है या हेल्दी हेल्थ चाहता है, अपनी अच्छी सेहत चाहता है, उसके लिए बदलाव तो करना होगा। लेकिन ये जो मौसम बदल रहा है, इस बदलते हुए मौसम में पोलन, धूल, प्रदूषण और इनसे होने वाली एलर्जीज फेफड़ों में सूजन और एयरवे में सिकुड़न पैदा करती है। अब ये दिक्कत कई बार बहुत खतरनाक लेवल पर पहुंच जाती है। तो ऐसी सिचुएशन बने ही ना, उसके लिए क्या क्या करने की जरूरत है? योगाभ्यास तो निरंतर चल ही रहा है। 3 उपाय करें। जिनकी कफ की प्रकृति है उनको ब्रोंकोम या श्वासारी एक भी ले लेंगे तो काम चल जाएगा। वैसे खाली पेट हम ब्रोंकोम देते हैं, 2 सुबह दोपहर शाम चूस ले तो और अच्छा रहता है। और खाने के बाद श्वासारी या श्वासारी या ब्रोंकोम कोई एक प्रयोग कर लें। ट्रेडिशनली लक्ष्मी विलास, संजीवनी और जैसे मैंने कहा त्रिकुटा, सितोपलादी, पंचकोल, श्वासारी को श्वासारी अवले है, श्वासारी प्रवाही, बहुत कुछ है यहाँ पर। और ये ओरोग्रिट बड़ी जबरदस्त है। ओरोग्रिट, च्यवनप्राश, च्यवनप्रभा, बालप्राश, इतनी अच्छी चीज़ है। तो कोई भी एक औषधीय प्रयोग, सामान्य रूप से हल्दी, अदरक, तुलसी, वासा और पान के पत्तों का रस तो सभी को सुलभ है। इसमें थोड़ा शहद मिला करके दे देते हैं। फिर चना और किशमिश, काली द्राक्ष
ये कफ की प्रकृति वालों के लिए परम औषधि है। होम रेमेडी में इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। हमारे 3 पीढ़ियों से पूज्य स्वामी स्वतंत्रानंद जी, पूज्य स्वामी सर्वानंद जी, और फिर उसी परंपरा में हमारे पूज्य गुरुदेव आचार्य बलदेव जी, और हमने ये सब प्राप्त किया ज्ञान। और बाकी सब चीजें बंद करा देते हैं, सब खाना पीना, खाली चना और किशमिश या मुनक्का, द्राक्ष, और कुछ भी नहीं लेना। उससे प्रोटीन पोषण पूरा मिल जाता है। और दूध में, और वो भी सोया मिल्क में, यदि हल्दी, शिलाजीत, सुंठी, मुलैठी, अश्वगंधा, 5 चीजें, ये नुस्खा सब नोट कर लो, बड़ा गजब का है। दूध में हल्दी थोड़ी सी शिलाजीत, 2-5 बूंद शिलाजीत की अपनी प्रकृति के अनुसार, जिनकी जो है कफ के साथ पित्त प्रकृति है तो थोड़ा प्रयोग करना। हल्दी, अश्वगंधा, मुलैठी और सुंठी 1 से 2 ग्राम। और यदि ये सोयाबीन में 1 किलो में 7-8 किलो दूध बढ़िया तैयार हो जाता है। रात को भिगोते, सुबह छिलका उतार करके अच्छे से उसको मिक्सी में घोट लें। वैसे तो आजकल मशीन भी आ गई है, मिक्सी में अच्छे से घोट करके और उसको अच्छे से साफ कपड़े से छान लें। ये प्रोटीन भी पूरा मिल जाता है। और उसी दूध को अच्छे से उबाल करके, और उसमें फिर ये शिलाजीत, हल्दी, अश्वगंधा, मुलैठी और सुंठी उबाल करके पी लें, एकदम शरीर टनाटन रहेगा। ये बताएं स्वामी जी, ये च्यवनप्राश, च्यवनप्रभा, ये तो सब है ही। कि हम चल रहे थे मुंबई लोकल की रफ्तार से, अचानक से आपने हमें लाद दिया बुलेट एक्सप्रेस की रफ्तार पर। स्वामी जी, ऐसा लगने लगा कि दिल सीने में धड़कने के बजाय पेट तक में धड़क रहा है। बुलेट योगा। तो स्वामी जी ये बताएं, अब जिसे सीजनल एलर्जी होगी, जिसे एस्थमा, ब्रोंकाइटिस, जी मैं कह रही हूँ स्वामी जी, जिनको एस्थमा की प्रॉब्लम है, ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम है, सीओपीडी जैसी क्रॉनिक बीमारियां हैं, उनके लिए इतनी तेज रफ्तार के साथ योगाभ्यास करना क्या ठीक है? और अगर वो ये कर सकते हैं तो किन एहतियातों की जरूरत है? और शुरुआती स्टेज में इसे कैसे पहचाने, सिग्नल क्या है? धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब होगा। देखो रस्सी कितनी कोमल होती है, पत्थर पर घिसते घिसते, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, आवत जावत रासरी, सिर पर परत निशान। तो स्लोली योग में, सूर्य नमस्कार में, आसन में, प्राणायाम में, ध्यान में अपने तन मन जीवन को ढालें। फिर जैसे जैसे बार बार अभ्यास करते जाएंगे, फिर वैसे शरीर इतना रिदम में आ जाएगा, फिर हमारी तरह से घोड़े के रफ्तार से दौड़ेंगे, या तो 5 मिनट में तो हम पूरे शरीर से पसीना चूने लग जाता। इस कदर दंड बैठक आदि सब अभ्यास करते हैं। प्राणायाम भी वेग पूर्वक कर लेते हैं। अब प्राणायाम वेग पूर्वक जब करते हैं, क्या असर पड़ता है जरा सुनो। तो और कुछ कहते नहीं जी, क्या करें, इतना व्यायाम, इतने आसन, ये सब इतनी क्रियाएं तो नहीं होंगी। अरे इतना नहीं होगा तो इतना तो होगा ना। एक बार ऐसे देखो, प्राणायाम परम औषधि है, और उसको भी जब भगवत स्मरण के साथ, राम कृपा नाशई सब रोगा, जो ही भांति बनई संजोगा, रघुपति भक्ति सजीवनी मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। भगवान राम कृष्ण हनुमान शिव के ध्यान, भगवती के ध्यान के साथ इतनी जोर से ना हो तो ऐसे, ये भस्त्रिका, भस्त्रिका ऐसे कपाल भाती, पूरा शरीर ऊर्जा से आप्लावित हो जाएगा। हम तो अनुलोम विलोम भी ऐसे वेग पूर्वक करते हैं। अब ये भी वेग पूर्वक ना हो तो होले होले भस्त्रिका,
हौले हौले स्लोली कपालभाति अनुलोम विलोम। अच्छा, बहुत दिनों से एक स्वामी दिन जी योग आपने में breath ढलता hold की चला भी जाएगा, आपने हम practice पूर्ण नहीं योगी करवाई। निरोगी उपयोगी हो जाएंगे। हमारे जीवन में देवत्व, रामत्व, कृष्णत्व, हनुमत्व, शिव तत्व पूरा घटित हो जाएंगे मेरे बहन मीनाक्षी जी। मैं कहती स्वामी जी, बड़े दिन हो गए, हमने सांस कितनी देर तक हम इसे रोक सकते हैं, हमारे लंग्स की कैपेसिटी क्या है, ये प्रैक्टिस नहीं की। किसी दिन फिर से वापस शो में ये करके देखेंगे कि कहाँ तक पहुँच रहे हैं, कैपेसिटी कितनी बढ़ी है। स्वामी जी, खराटे और पल्मोनरी हाइपरटेंशन के बीच का रिलेशनशिप क्या है, और ये कंडीशन हार्ट फेलियर या स्ट्रोक का जोखिम कैसे बढ़ा देती है, इसके पीछे की साइंस क्या है? तो जैसे ही हमारा ये खर्राटे वाला जो रोग, जैसे मैंने कहा, ये कफ प्रधान कफजन्य रोग है, तो उसके होने से 2400 किलोमीटर लंबा जब हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक पुअर पड़ता है, तो उसके साथ जो जुड़ा हुआ 1 लाख किलोमीटर लंबा सर्कुलेटरी ट्रैक, उसके साथ जुड़ा हुआ 37 ट्रिलियन सेल्स का पूरा ताना बाना और 74 अरब किलोमीटर लंबा उसका डीएनए का लेंथ, वो सबको जीवनी ऊर्जा का मूल स्रोत प्राण है। हमारा जीवन प्राण पर ही टिका है। तो जब हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्रोमाइज हो जाता है तो हार्ट को ऑक्सीजन कम मिलता है, और हार्ट को ऑक्सीजन कम मिलने से एक तरफ फेफड़ों का और दूसरी तरफ हार्ट अटैक का और ब्रेन स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। और रेस्पिरेटरी का फेलियर हो, हार्ट का फेलियर हो, या फिर जो है ब्रेन फेलियर हो, ब्रेन डेथ, हार्ट डेथ या रेस्पिरेटरी सिस्टम के कोलैप्स होने की संभावना रहती है। इसलिए किसी भी कीमत पर अपने फेफड़ों को, सबसे ज़्यादा इस संसार की झंझावात सहता है तो हमारा इधर तो फेफड़ा और इधर ये पेट में जो भी कुछ खाते, 1 ग्राम आहार का 100 करोड़वां हिस्सा भी उसके जो फूड एंड मेडिसिनल कंपाउंड है वो हमारे पेट पर असर डालते हैं। इतना सूक्ष्म आहार का पूरा विचार है, उसका तंत्र है, उसकी पूरी व्यवस्था। ऐसे ही एक भी कोई, ये जो पिछले दिनों 2.5 ग्राम कोरोना ने पूरी दुनिया के करोड़ों लोगों को तबाह कर दिया था। कितना छोड़ा था लैब से ये? केवल 2.5 ग्राम। अब इसमें एप्स्टीन फाइल में भी जो है ये प्रमाणित हो गया है कि 2.5 ग्राम कोरोना के सेल्स पूरी दुनिया में इतने फैल गई, एक भी गया तो उसने सैकड़ों हजारों अंदर जो है वो वायरस पैदा कर दिया और मर गए। सबसे ज़्यादा अटैक यहाँ होता है, और दिमाग पर अटैक तो फिर कुविचारों का होता है। 1 सेकंड के, 1 क्षण के भी 100 करोड़ के हिस्से में जो गलत विचार, गलत संवेदना आएगी, उससे पूरा हमारा जीवन जो है ध्वस्त हो सकता है। तो एक एक क्षण और एक एक कण की जागरूकता होगी तो जीवन में फिर कोई खतरा नहीं होगा। और स्वामी जी, लोगों को अपने 3M का ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है, माइंड, मसल, मूवमेंट। लेकिन स्वामी जी, जो लोग पहले से अस्थमा, COPD या एलर्जी या राइनाइटिस से जूझ रहे हैं, उनमें मौसम बदलने पर लंग्स और हार्ट से जुड़ी कॉम्प्लिकेशंस किस तरह से आ सकती हैं, और योग के साथ साथ इन कॉम्प्लिकेशंस के दौरान क्या सावधानी बरतने की ज़रूरत है, और इन कॉम्प्लिकेशंस को कैसे दूर किया जा सकता है या होने से रोका जा सकता है? जो हमारे मसल्स है ना, इनके मूवमेंट को पूरा रिदम में लाने के लिए अश्वगंधा और शतावर बेस्ट है। मैं तो चाहता हूँ कुछ चीज़ें तो सबके घर में होनी चाहिए। अश्वगंधा और शतावर 1-1 ग्राम सब ले लो, लेडीज हो या जेंट्स हो। अश्वगंधा अग्नि प्रधान है, शतावर सोम प्रधान है। अग्नि सोमात्मकम इदम जगत। एक से पौरुष शक्ति, एक से मातृत्व की शक्ति, एक से अग्नि, दूसरे से सोम। तो अश्वगंधा, शतावर, ये 2 चीज़ें ले लें। फिर भी जिनके ज़्यादा ही मसल्स कमज़ोर हैं तो स्प्रिलिना और मोरिंगा ज़बरदस्त होता है। आजकल तो स्प्रिलिना मोरिंगा की टैबलेट भी आ गई, हमने भी न्यूट्रिला में उपलब्ध करा दी है। 100% नेचुरल और 100% अफोर्डेबल और इफ़ेक्टिव। इनका इस्तेमाल कर लें। जो शाकाहारी हैं उनके लिए दूध, दही आदि, दालें और जो है न्यूट्रिला, सोया चंक्स आदि, तो ये सब अच्छी चीज़ें हैं ना। और चना, भुना हुआ चना तो बेस्ट है। भुना हुआ चना पूर्ण आहार है। भुना हुआ चना में पूरा प्रोटीन होता है, डाइजेस्ट हो जाता है। कच्चा चना खाओगे तो पेट में दर्द हो जाएगा। चने का आटा भी खाते हैं तो लोगों को हजम नहीं होता, भुना हुआ चना हजम हो जाता है। सर्दियों में इसको चने का चीला बना करके खाओ,
भुने हुए चने का ही आटा बना करके। Again. और गर्मियों में इसका सत्तू बना करके खाओ। लो पूर्ण आहार हो गए। लोग ऐसे ही इधर उधर की ठोकरें खाते रहते हैं, कहाँ से ताकत आएगी। पहली बात तो योग आयुर्वेद का प्रयोग करो और सामान्य आहार का सेवन करो। बाकी राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। भगवान की भक्ति परम रसायन है, योग यजन भजन हमारा रसायन है। इसलिए और बाकी सात्विक आहार परम रसायन होता है। ये मांसाहार तो किसी काम का नहीं है। फिर भी लोग अहिंसा परमो धर्म। स्वामी जी, ज्यादा वजन, गर्दन पर फैट, डायबिटीज की बीमारी, हाई बीपी की प्रॉब्लम, ये सब भी खराटे और स्लीप एपनिया को गंभीर बना देते हैं। जरा इस खतरे के बारे में भी लोगों को अलर्ट आप करें, क्योंकि आप जो कहते हैं लोग बहुत गंभीरता से सुनते हैं, अपनी डायरी में नोट करते हैं और उससे अमल में लेकर आते हैं। खराटे के लिए ये पॉइंट दबाएं, ये वाला, दोनों हाथों में और दोनों पैरों में। दूसरा, जिनको बीपी हो तो मुक्तावटी या बीपी ग्रीट मैं बता रहा था, उदाहरण दे रहा था सुरेंद्र जी के, अंकित जी के उदाहरण दे रहा था। यहाँ पर और भी कई हमारे भाई हैं, दीपक जी के अलग अलग प्रकार की परेशानियाँ थी। नारायण जी ने तो अपना अस्थमा ही ठीक कर लिया। ये देखो, ये दोनों हाथों में दोनों पैरों में ये दबाएं। बीपी बढ़ा हुआ है मुक्तावटी, शुगर बढ़ा हुआ मधुनाश्री मधुग्रीट बहुत ज़रूरी है। और जिनका पाचन पेट गड़बड़ रहता है ना, तो लीवोग्रीट और साथ में मंडूकासन या योग मुद्रासन, ये भी ज़रूर ध्यान रखें। घरेलू उपचार में शुगर के लिए खीरा, करेला, टमाटर का जूस, बीपी के लिए और लौकी का जूस या सूप उसके लिए परम औषधि है। ये बीपी, शुगर और मोटापा के लिए तो मेदो और वेट गोर लौकी का कल्प जो है ना, लौकी की सब्जी खा ले, निर्दोष है सभी ऋतुओं में और सभी वात पित्त कफ त्रिदोष की प्रकृति वालों के लिए। और गर्दन मोटी हो जाती है ना, उसके लिए गर्दन से ऐसे किया करें। और उसमें देखो, ये लहसुन, प्याज, हल्दी, अदरक, इसका पेस्ट बना करके इसमें थोड़ा कपूर मिला करके और ये बांध देते हैं ना गले के ऊपर ये पेस्ट, और छाती पर ये पेस्ट लगा देते हैं ना, ओहो, उससे तो ज़बरदस्त लाभ हो जाता है। और थोड़ी इसमें मिट्टी भी और मिला करके छाती पर गले में लगा देते हैं। पूरा अंदर का जो इन्फ्लेमेशन है, शोथ है, स्वेलिंग है, उसको सोख लेती है। ऐसे ये करना और ये अभ्यास, और जो मोटी मोटी गर्दन ऐसे ऐसे भी घुमाना। और भाई हम तो कपालभाति और उज्जाई आप कह रहे थे ना, उसमें अभ्यंतर भी कर सकते हैं प्राणायाम। खराटे के लिए बहुत ज़बरदस्त है। होल्ड करके आधा से 1 मिनट रोकना, दाएं को बंद करके बाई से छोड़ना। और एक ये सिंहासन, जीवा बाहर निकाल करके, अब कितने गले की थायराइड की स्टोरिंग, स्लीप एपनिया की, खराटे की समस्या हो, गला मुटिया गया हो, स्वामी जी, सारी मोटी मोटी गर्दनें सुराई की तरह पतली हो जाएंगी, पूरा गला खुल जाता है। लेकिन स्वामी जी बहुत सारे ऐसे लोग हैं ये बात तो ठीक है, जिनके लंग्स लंबे वक्त तक कमज़ोर रहते हैं, और ऐसे में शरीर के जो दूसरे ऑर्गन्स हैं जैसे कि दिमाग, किडनी, मांसपेशियां, यहाँ पर असर पड़ता है और ऑक्सीजन की कमी का असर बीमारियों को न्योता देता है। तो इनको मजबूत करने के लिए, इन कमियों को दूर भगाने के लिए क्या करने की ज़रूरत है? प्राणायाम करने की ज़रूरत है। भस्त्रिका करें, कपालभाति, अनुलोम विलोम करें। ब्रेन कमज़ोर हो गया तो मेधावटी, मेमोरी ग्रिड, ओमेगा ले लें। नर्वस सिस्टम कमज़ोर हो गया तो न्यूरोग्रिड गोल्ड, इम्यूनोग्रिड गोल्ड ले लें। पूरा शरीर ऐसा मजबूत हो जाता है। ये हमारी जो बॉडी की कटिंग है ना, जिम वाली नहीं है, किस वाली है? योग वाली। नहीं तो बहुत लोग इधर उधर जिम में धक्के खाते रहते हैं और उन लोहा लकड़ के साथ धींगा मस्ती करते रहते हैं। तो देखो, मेधावटी, मेमोरी ग्रिड, ओमेगा लेना। सुबह हो सके तो खाली पेट गौ धन अर्क का पान करो, गौघृत अर्क का पान करो, पूरा शरीर शुद्ध हो जाएगा और शक्ति से भर जाएगा। न्यूरोग्रिड गोल्ड, इम्यूनोग्रिड गोल्ड, और पूरी नस नाड़ियाँ मजबूत हो जाएंगी। और फिर अंदर से लीवर कमज़ोर है तो लिवोग्रिड, किडनी कमज़ोर है तो रीनोग्रिड, हड्डियाँ अंदर से भुरभुरी हो गई तो पिडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिड। पूरे शरीर को ताकत देने के लिए प्रकृति परमेश्वर ने हमें बहुत जड़ी बूटियाँ दी है। उसी ऋषियों की विरासत को 7:56 पर रोज इंडिया टीवी पर हम बताते हैं। पहले योग की संजीवनी, फिर जड़ी बूटियों की संजीवनी, और फिर उपचार के बाद समाचार की संजीवनी। वो तो रात तक चलती। तो स्वामी जी, अब आपने कह दिया संजीवनी, आज की बात
और फिर सैटरडे संडे में तो कल परसों फिर आपकी अदालत भी होगी। स्वामी जी बारी आती है संजीवनी की। आज की संजीवनी का वीडियो भेजा है नागपुर से हेम प्रभा भस्मे ने। देखिए कौन से दिल के आकार के पत्तों वाले पौधे के फायदे बता रही हैं। ये जो छोटे छोटे पौधे दिखाई दे रहे हैं हरे हरे, इसे ऑक्सालिस कहते हैं। इस पौधे को शेमराग भी कहते हैं। इसके 3 पत्तियां होने के कारण इसे ट्रिपोलिएट भी कहा जाता है। इसमें विटामिन सी, पोटेशियम और फास्फोरस भरपूर मात्रा में होता है। इसके चबाने से दांत मुंह के जो छाले हैं वह ठीक होते हैं। त्वचा में यदि जलन हो तो इसके पत्तियों का रस मलने से भी त्वचा में जलन में आराम मिलता है। इसको सलाद के रूप में भी खाया जा सकता है और इसकी पत्तियों की सब्जी भी बहुत ही अच्छी लगती है। यह पाचन तंत्र में सुधार लाता है, पेट की समस्या इससे दूर होती है और इसमें बहुत ही औषधि गुण है। नमस्कार। स्वामी जी ये तो मैंने कई बार सोसाइटीज में भी घास के आसपास उगे हुए देखा, ये कुछ अलग है क्या? अरे चांगेरी घास है, देखो यही तो है। और इससे तो पायस, फिशर, फिस्टुला, यूट्रस का और एनस का जो प्रोलैप्स है वो भी ठीक हो जाता है। ये पॉइंट और दबा देते हैं और विटामिन सी से लेकर के पाचन से लेकर के पूरा शरीर एकदम इससे ऊर्जा से आप्लावित रहता है। ऐसे आसपास की जड़ी बूटियों को ऐसे पूरे साइंटिफिक उनके जो मेडिसिनल कंपाउंड हैं वो भी हमारी बहनें इतनी वो भी पूरी मेहनत करके वीडियो बना रही हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन है सबका। ऐसे योग की संजीवनी, जड़ी बूटियों की संजीवनी, भगवान की भक्ति की संजीवनी पी करके सब स्वस्थ रहे, समृद्ध रहें और एक स्वस्थ समृद्ध संस्कारवान परम वैभवशाली भारत का निर्माण करें। यही लक्ष्य है इंडिया टीवी का भी, हम सब का भी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। कल मिलेंगे 7:56 मिनट। बहुत धन्यवाद स्वामी जी, प्रणाम।